हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निवेश कश्यप। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीएपीएफ के रिगार्डिंग। सीएपीएफ के रिगार्डिंग हम इस बार दो चीज़ों पे बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहली बात यह है कि नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग कि आज के डेट में यानी कि 24 अप्रैल 2024 को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आप एप्लीकेशन फॉर्म आज के डेट से स्टार्ट कर सकते हैं फिल करना। सबसे पहली बात ये। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है इस साल वो है 506, यानी कि 506 वैकेंसीज आई है इस बारी। दिस इज द हाईएस्ट वैकेंसी स्टिल डेट। अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी तक जितने साल में पेपर हुआ है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है इस बार। 506 वैकेंसी है। ऐसे मान लो कि जो प्रीवियस ईयर का वैकेंसी देखो तो कभी 179, कभी 250, कभी 300 यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी कंसिडर किया जाता था। 2018 में नंबर ऑफ वैकेंसीज वर अराउंड 450 के अराउंड वैकेंसीज थी। तो उस टाइम पे वो 2018 तक वो सबसे ज्यादा वैकेंसी थी। लेकिन 2024 में जो वैकेंसी है दैट इज 506। एंड इस बार जो है सिलेक्शन भी लोगों का ज़्यादा होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं इस वीडियो में ये करने वाला हूँ आपके साथ कि अभी से आपका जो पेपर होगा आप किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए आपको। आपके पास जो भी टाइम बचा है 4 मंथ, अराउंड 4 मंथ के पास आपके पास टाइम है। तो इस 4 मंथ में आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए ताकि आप, ये सबसे बेहतरीन मौका है आपके लिए। जितने भी यूपीएससी सीएपीएफ एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए इससे बेहतरीन मौका शायद ही कभी आए। तो आपको इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि 4 महीने में आपको किस तरीके से सब्जेक्ट वाइज जो है स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपको कैसे पढ़ना चाहिए और कौन सा बुक आपको रेफर करना चाहिए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, जो भी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो होता है सिमिलर ही होता है जो लोग भी प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट्स के ऊपर। जो लोग पहले पेपर दे चुके हैं उनको तो पता होगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। लेकिन जो लोग भी न्यू स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, क्या क्या पेपर होता है, कैसा होता है। सबसे पहले इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। ठीक। तो पेपर 1 की बात करें तो वो होता है ऑब्जेक्टिव नेचर का होता है, जिसमें आपको एमसीक्यू दिया होता है, आपको टिक करना होता है। जो सेकेंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको राइटिंग, मतलब आपको लिखना होगा सब्जेक्टिव तरीके से। ऐसे होगा प्रेसी राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये सब वहाँ पे होता है। तो जो सेकेंड पेपर होता है उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट के रिगार्डिंग। तो पेपर फर्स्ट में जो सब्जेक्ट होता है वो ऑलमोस्ट प्री का जो सब्जेक्ट सिलेबस है वही होता है, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, हिस्ट्री में अगेन एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, देन आपका इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्स सभी सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स। तो दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स विच दे आस्क इन पेपर 1। तो पेपर 1 में ये सब सब्जेक्ट्स हैं। अब आपको पढ़ना कैसे है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो बहुत से बच्चे का क्या होता है कि कुछ लोग छोड़ भी देते हैं, कुछ जैसे कि सपोज करो कुछ लोग इकोनॉमिक्स छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग मैथ्स छोड़ के, हाँ पहले बता दूं मैथ्स भी पेपर 1 में ही है, तो मैथ्स भी इसमें आता है, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है इस पर हम सबसे पहले बात करते हैं। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको बताऊंगा कौन सी बुक आपको रेफर करनी चाहिए और आपको उस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो साइड में आपको बुक भी दिखेगा और मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए जो बुक आप रेफर कर सकते हैं वो है लक्ष्मीकांत, या किसी भी बुक और भी जिसमें पॉलिटी अच्छे से कवर किया गया हो, किसी कोचिंग का नोट्स हो सकता है वो, या किसी कोचिंग में जो आपने बनाया है नोट्स वो भी हो सकता है। तो पॉलिटी के सवाल जो होते हैं वो 15 से 20 सवाल पहले पूछे जाते थे, लेकिन अभी अगर आप देखो तो 12 से 15 सवाल पे, क्योंकि पॉलिटी का जो पोर्शन है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम हुआ है। तो पॉलिटी पे आपको ध्यान देना, नो डाउट पॉलिटी के जो सवाल होते हैं बहुत ही ईजी होते हैं और हर लोग उसको सही करके आते हैं। तो पॉलिटी आपको अच्छे से करके जाना है, लक्ष्मीकांत आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, अलॉन्ग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चले जाना। और प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक और चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं जो सीएपीएफ का ही प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करके जाते हैं, वो अच्छी बात है कि जाओ, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको सीडीएस के प्रीवियस ईयर को आपको सॉल्व करके चले जाना। यूपी पीसीएस, इवन जो प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको भी आपको सॉल्व करके जाना है। कहने का मतलब जितने भी यूपीएससी के पेपर होते हैं उन सारे यूपीएससी पेपर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको आप प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का लेवल है वो बढ़ रहा है हर बारी और इस बार आप चांस नहीं ले सकते हो। तो पॉलिटी के लिए हो गया। आपको अगेन, हाँ पहले बता दूं कि पढ़ने के साथ साथ आपको क्वेश्चन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक। उसके बाद आता है हिस्ट्री। तो पिछले 2-3 सालों में देखा गया कि मॉडर्न हिस्ट्री से जितने पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे उतने नहीं पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाओगे। तो बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं तो उसको नहीं छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री से फिर से हो सकता है 7-8 सवाल पूछ लिया जाए, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो।
तो आपको हिस्ट्री में इक्वल वेटेज देना है, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, चाहे एंशिएंट हो या फिर मिडाइवल हो, क्योंकि सवाल जो है पूछे जा रहे हैं और एनसीईआरटी जो थीम्स बुक है उसमें से सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप किसी भी रिसोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो या फिर किसी कोचिंग का नोट्स हो या फिर खुद का नोट्स हो, आप पढ़ सकते हो। द पर्पस शुड बी कि सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आप कहीं से भी पढ़ो। और अगेन आपको एक पीपीएस करके बुक आती है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज दृष्टि आईएएस की, वो प्रैक्टिस के लिए वो बुक का मैंने रिव्यू किया, आप देख सकते हो वीडियो में। उसमें क्या है कि जितने भी यूपीएससी के पेपर्स होते हैं उनका प्रीवियस ईयर अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो अगर आप उससे प्रैक्टिस करते हो, वो सारे सब्जेक्ट्स के लिए, पॉलिटी के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए, सबके लिए, तो उसको आपको स्क्रीन पे साइड में वो दिखेगा, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। पढ़ाई आप अपने इच्छा अनुसार कर सकते हो, किसी भी नोट से, किसी भी बुक से। वैसे जनरली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए जैसे मैंने रेफर किया था, पूनम दलाल दहिया को रेफर किया था, ठीक है। एनसीईआरटी मैंने नहीं पढ़ा था एंशिएंट और मिडाइवल के लिए, लेकिन आप थीम्स पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो ना पढ़ो, थीम्स जरूर पढ़ के जाना अलॉन्ग विद सम स्टैंडर्ड बुक्स, ठीक है, सिलेबस के लिए। अगेन ज्योग्राफी में आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। एनसीईआरटी से बाहर सवाल बहुत ही कम पूछे गए हैं, एनसीईआरटी प्लस मैप, जिसमें अगर इतना आपने कर लिया 11-12 की एनसीईआरटी एंड मैप, तो आपका जो है 90% क्वेश्चन आप ज्योग्राफी में सॉल्व कर दोगे। और इस पेपर में 3 ऐसा सब्जेक्ट है जहां से कॉन्स्टेंटली उसी नंबर्स में सवाल पूछे गए हैं, ज्योग्राफी, साइंस एंड मैथ्स। साइंस से अप्रोक्सीमेटली जो है 25 to 30 क्वेश्चंस हमेशा हर एक साल पूछा गया है, ठीक है। ज्योग्राफी से अगेन 18 से 21 मतलब कि इन्वायरमेंट में अगर उसमें ऐड कर देते हो तो 21-22 हो जाता है। अदरवाइज 15 से 18 के बीच में प्योर ज्योग्राफी जो है, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी वगैरह, उसमें से सवाल पूछे गए हैं, कॉन्स्टेंटली उससे पूछा जाना, उसके नंबर्स कम नहीं हुए। और अगेन मैथ्स एंड रीजनिंग, पहले क्या होता था कि रीजनिंग के और मैथ्स के सवाल इक्वल, मतलब अगर 10 मैथ्स का है तो 5 रीजनिंग का होता था। लेकिन पिछले 2-3 साल से देखा गया कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ सब्जेक्ट हैज बीन इंक्रीज्ड, जो बढ़ गए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस काफ़ी कम हो गए। तो आपको मैथ्स पे ध्यान देना है। और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यहाँ पे अगर आपने सही किया तो बिल्कुल आपका नंबर, मतलब कोई चांस नहीं कटेगा, और चांसेस होता है कि सही हो जाए। तो मैथ्स भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अगर मैथ्स आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस से। अदरवाइज आप कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लो, प्रॉफिट लॉस, ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स। कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली छोड़ देते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत करके जाना, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली, इवन नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं। कभी 7-8 पूछे जाते थे 3-4 साल पहले तक, लेकिन अभी नंबर्स बढ़ रहे हैं, पॉलिटी के नंबर्स कम हो रहे हैं और इकोनॉमिक्स के नंबर बढ़ रहे हैं। तो 10 से 12 क्वेश्चन में तो कोई दगा नहीं है कि पूछा ही जाएगा आपसे। अब मुद्दा ये कि पढ़ना कहाँ से। इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी कुछ मुनलाल सर के नोट्स को प्रेफर करते हैं, कुछ एनसीईआरटी बताते हैं, तो करना कहाँ है। देखो, आप कहीं से भी करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक्स कौन कौन से करके जाने हैं आपको बजट अच्छे से करके जाना है, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम बहुत अच्छे से करके जाना है, मनी सिस्टम आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आरबीआई जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट, मार्केट के बारे में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, इन सब के बारे में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, भले ही आप कहीं से भी पढ़ो। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, ठीक है। और इकोनॉमिक्स को लेकर के कुछ इकोनॉमिक्स के जो की कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जो करंट में चल रहे होंगे, उन पे आपको ध्यान देना, वहाँ से सवाल पूछा जाता है। बजट आपको करके जाना है, इकोनॉमिक सर्वे का कुछ करके जाना है, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, यहाँ सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आप 8 से 10 क्वेश्चन कर दोगे, ईजी होता है। और अगर बुक की बात करूँ तो एनसीईआरटी आप रेफर कर सकते हो, लाइक कि अगर कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, कुछ टर्म समझने हैं, तो एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट सीएपीएफ के लिए। करंट अफेयर्स, देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसका जो सिलेबस है वो प्रीलिम्स के सिलेबस से ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो। लेकिन करंट अफेयर्स में एक ही डिफरेंस इसमें देखा गया कि जो यहाँ करंट अफेयर्स पूछा जाता है और जो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स पूछा जाता है, दोनों में काफ़ी चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पे बहुत ही आपका बेसिक करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कुछ करंट अफेयर्स को छोड़ के। लेकिन जो प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स होता है बहुत ही डायनेमिक होता है, वो सब्जेक्ट से लिंक करके पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे स्पोर्ट्स इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, इंटरनेशनल इवेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, ठीक है, कुछ मिसाइल सिस्टम के बारे में, जो कि साइंस एंड टेक का भी पार्ट, उसको आप कंसिडर कर सकते हो। ये सवाल पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपको बहुत ही होलिस्टिकली करना है। अगेन 20-25 क्वेश्चन, कभी कभी मतलब 20-22 क्वेश्चन करंट अफेयर्स डायरेक्टली पूछे गए हैं, और ये अगर आप सही से पढ़ के जाओगे तो 15-20 क्वेश्चन सही करके आओगे करंट अफेयर्स में। तो ये एक स्ट्रैटेजी है कि इसको इस तरीके से आप कर सकते हो। अगेन साइंस का मैंने आपको, हाँ साइंस का अगेन बता देता हूँ। साइंस एक सब्जेक्ट है जहाँ से कांस्टेंट जो है 25 से 30 क्वेश्चन, यानी कि 25 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन पूछा गया है। तो साइंस को कहाँ से पढ़ना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि साइंस एंड टेक भी पढ़ने लग जाते हैं।
साइंस एंड टेक से सवाल आ रहे हैं, ठीक है, नो डाउट। लेकिन साइंस एंड टेक में आपको करंट इवेंट्स में जो मतलब इवेंट्स हुए हैं उनको कवर करके जाना है। बहुत डिटेल में साइंस एंड टेक नहीं पूछा गया CAPF में, ठीक है। और अगर पूछा गया है तो डिफेंस से रिलेटेड पूछा गया, मिसाइल सिस्टम से रिलेटेड पूछा गया है, हेलीकॉप्टर से रिलेटेड पूछा गया है। तो जो डिफेंस करंट अफेयर्स है, साइंस एंड टेक का जो पार्ट है सिमिलर काइंड ऑफ, वहाँ से सवाल पूछे गए। अननेसेसरी बाकी साइंस एंड टेक पे आपको ध्यान नहीं देना है। बाकी जो जनरल साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, उस पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि इनसे डायरेक्टली सवाल पूछे गए हैं। खास करके बायो में आपको सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से होने चाहिए क्लियर, क्योंकि माइनर मिस्टेक्स करके बच्चे आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री आप NCERT 9, 10th NCERT बहुत ही अच्छे से रिग्रेसली आपको मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है और MCQ लगाने हैं। ये चीज़ आपको करना है। तो साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी का मैंने आपको बता दिया। ज्योग्राफी के NCERT आपको उस पर स्टिक रहना है, एंड मैपिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हो गया। तो ये था पेपर 1 के रिगार्डिंग। पेपर 2 के रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि आप डेली बेसिस पे जो है किसी भी टॉपिक पे लिखना स्टार्ट कर दो। पहले आप देखो कि प्रीवियस ईयर में किस किस सवाल पूछे गए हैं, मतलब किस तरीके से क्या ट्रेंड रहा है। तो मैं अगर आपको बता दूं इन शॉर्ट, तो पहले 4 ऐसे आता है आपके पास, 2 आर्ग्यूमेंट आएगा, 2 रिपोर्ट आएगा लिखने के लिए, प्रेसी राइटिंग आएगा, ग्रामर आएगा, ये सिलेबस है। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम इश्यू होता है जहाँ पे आप स्कोर करोगे वो होता है ऐसे राइटिंग। ग्रामर तो आपका अगर अच्छा है तो ग्रामर प्रैक्टिस करके जाओगे, आता होगा या नहीं आता होगा। लेकिन ऐसे होता है कि हर कोई लिखता है, किसी के नंबर्स ज़्यादा आते हैं, किसी के कम आते हैं। तो ऐसे में ऐसे आर्ग्यूमेंट्स रिपोर्ट राइटिंग में कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो और किस टॉपिक से पूछा जाता है, ये आपको ध्यान देना है। तो 2-3 टॉपिक तो ऐसा होगा जो करंट इवेंट से रिलेटेड होगा, जैसे कि अभी जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसके ऊपर आ सकता है, 1 नेशन 1 इलेक्शन इसके ऊपर आ सकता है। तो ये सब बहुत ही हाई चांसेस होता है। 4 ऐसे लिखना होता है आपको, एक ऐसे पक्का इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, हर एक साल पूछा गया है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को उठा के पढ़ सकते हो, किसी बुक से भी पढ़ सकते हो। वहाँ से एक बार अगर आपने पढ़ लिया और कुछ पॉइंटर्स के फॉर्म में आपने नोट्स बना लिए तो आपका एक ऐसे आपका हो जाएगा, आप लिख दोगे। बाकी करंट से रिलेटेड है, आपको डेली बेसिस पे अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या है नहीं है, और लिखने की प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है पेपर 2 की स्टडी। पेपर 2 के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कि पेपर 2 को कैसे करना है, राइट, और पेपर 2 को आपको किस तरीके से करना है, कब स्टार्ट करना है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। और दिस टाइम द वैकेंसी इज मोर, तो कट ऑफ जाहिर सी बात है नीचे आएगी अराउंड। अगर आप इस पर बहुत चांस है कि आप 110-120 नंबर भी लाओ तो पास हो जाओ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।